आज हम करने वाले हैं पर्यावरण एवं परिस्थितिकी और हमारा प्रदेश टॉपिक से पूछे गए टॉप 200 प्रश्न रामबाण साबित होगी आपके लिए। क्लास को कंप्लीट देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आ रहा है, ध्यान से देखना। सबसे पहली हेडिंग है पारिस्थितिकी तंत्र के मूल सिद्धांत। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही जवाब है A.G. टांसले। क्वेश्चन 2, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आंसर है अर्नेस्ट हैकेल। क्वेश्चन 3, गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी के जनक कौन है? इसका उत्तर है अर्नीस्ट नीस। क्वेश्चन 4, संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जवाब है समुद्र या महासागर। और क्वेश्चन 5, सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? यह है एक्वेरियम। अब इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन समझिए। टांसले ने 1935 में सिस्टम शब्द जोड़ा था, जबकि हैकेल ने सिर्फ इकोलॉजी वर्ड दिया था। महासागर, जो हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर है, वो सबसे स्थायी यानी स्टेबल होता है, और एक्वेरियम मानव निर्मित है। एग्जाम रिलेवेंस की बात करूं तो ये नाम टांसले और हैकेल हर साल पेपर में छपते हैं। इन्हें एकदम स्टार मार्क कर लीजिए। अगली हेडिंग है खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह। क्वेश्चन 6, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? आंसर है एक दिशीय यानी यूनिडायरेक्शनल। क्वेश्चन 7, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? आंसर शाकाहारी या हर्बीवोर्स जैसे टिड्डा या गाय। क्वेश्चन 8, जब मोर सांप को, सांप कीड़ों को और कीड़े पौधे को खाते हैं तो मोर क्या है? मोर यहां खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है, यानी सर्वोच्च मांसाहारी। क्वेश्चन 9, मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? इन्हें स्कैवेंजर या स्कैवेंजर कहते हैं, जैसे गिद्ध। क्वेश्चन 10, कवक और जीवाणु क्या कहलाते हैं? ये अपघटक यानी डिकम्पोजर्स हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि ऊर्जा कभी वापस लौटकर सूरज के पास नहीं जाती, इसलिए ये फ्लो हमेशा एक दिशीय होता है। और ये स्कैवेंजर हमारे पर्यावरण के सफाई कर्मी हैं। एग्जाम में ये मोर वाला उदाहरण बहुत बार पूछा गया है। इस चेन सीक्वेंस को अच्छे से विजुअलाइज कर लीजिए। अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर, 10% का नियम और ऊर्जा पिरामिड। क्वेश्चन 11, 10% नियम किसने दिया? लिंडमान द्वारा 1942 में। क्वेश्चन 12, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? आंसर सीधा यानी अपराइट। क्वेश्चन 13, यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा है तो द्वितीयक उपभोक्ता को कितनी मिलेगी? आंसर है 0.2 जूल। क्वेश्चन 14, पारिस्थितिकी पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर किसका होता है? मांसाहारी यानी कार्निवोर्स का। क्वेश्चन 15, यदि एक मेंढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। यहां कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से समझिए। लिंडमान कहते हैं कि हर लेवल पर सिर्फ 10% ऊर्जा आगे जाती है। अगर पौधे के पास 20 जूल है तो टिड्डे को 2 जूल मिलेगी और मेंढक को उसका 10% यानी 0.2 जूल। एग्जाम के लिए ये कैलकुलेशन और लिंडमान का नाम 100% पक्का कर लीजिए। लिंडमान याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैविक और अजैविक घटक। क्वेश्चन 16, पर्यावरण के जैविक घटक या बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं? आंसर है पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव जिनमें जान होती है। क्वेश्चन 17, वायुमंडल, जल, भूमि और प्रकाश कैसे घटक हैं? ये अजैविक घटक यानी एबायोटिक फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन 18, ह्यूमस पारिस्थितिकी का कौन सा घटक है? आंसर अजैविक घटक। क्वेश्चन 19, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का कितना प्रतिशत है? 78%, या प्रिसाइजली कहें तो 79.02%। क्वेश्चन 20, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा। आसान शब्दों में समझें, जो जीवित हैं वो जैविक हैं, जो निर्जीव हैं वो अजैविक हैं। ह्यूमस मिट्टी की जान है, लेकिन ये निर्जीव पदार्थों से बनता है। एग्जाम में हमेशा पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या इस्तेमाल होता है, तो याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट हेडिंग है प्रमुख घास के मैदान और बायोम। क्वेश्चन 21, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका में। क्वेश्चन 22, प्रेरी कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन 23, भारत में शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन 24, पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका में। क्वेश्चन 25, सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सीधे फैक्ट्स याद रखिए। प्रेरी को विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं क्योंकि वहां गेहूं बहुत होता है। शोलावन दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। एग्जाम के नजरिए से वर्षावन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां साल भर बारिश और ज्यादा तापमान की वजह से सबसे ज्यादा जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी पाई जाती है।
अगला टॉपिक बहुत स्कोरिंग है, महत्वपूर्ण दिवस और कानून। क्वेश्चन 26, वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। क्वेश्चन 27, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 5 जून 1974 को। क्वेश्चन 28, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ? 1972 में। क्वेश्चन 29, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1974 में। क्वेश्चन 30, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। ये डेट्स सीधे रटने वाली हैं। 1986 के पर्यावरण अधिनियम को छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहते हैं। एग्जाम में 1972 वन्य जीव और 1986 पर्यावरण संरक्षण में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इनका अंतर एकदम क्लियर रखिए। अब बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण और उसके प्रभाव की। क्वेश्चन 31, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन किन गैसों के कारण होती है? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और NOx यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्वेश्चन 32, फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? थर्मल पावर प्लांट से। क्वेश्चन 33, वनों की कटाई का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या है? मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन। क्वेश्चन 34, जल चक्र या वाटर साइकिल को कौन नियंत्रित करता है? वन यानी फॉरेस्ट्स। क्वेश्चन 35, जब हम सांस लेते हैं तो बाहर निकाली गई हवा में ऑक्सीजन कितनी होती है? लगभग 16.49%। एक्सप्लेनेशन समझिए। एसिड रेन इमारतों को गला देती है। फ्लाई ऐश कोयले के जलने से निकलने वाली राख है। वन कटेंगे तो पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ नहीं पाएंगी और मिट्टी बह जाएगी। एग्जाम में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का नाम सबसे ज्यादा रिपीट होता है, इसे भूलना मत। हेडिंग, वैश्विक पर्यावरण समझौते और संस्थाएं। क्वेश्चन 36, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन से उत्पन्न हुई? क्योटो प्रोटोकॉल 1997। क्वेश्चन 37, WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन 38, EIA का पूर्ण रूप क्या है? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। क्वेश्चन 39, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? जेट्रोफा। क्वेश्चन 40, पर्यावरण शिक्षा केंद्र यानी CEE भारत में कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात। फैक्ट्स देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए था। WWF का प्रतीक जायंट पांडा है और जेट्रोफा वाला सवाल तो एग्जामिनर का फेवरेट है, जेट्रोफा। दोस्तों, हमारे लगभग 40 सवाल हो गए हैं। अगर ये क्लास हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अपनी एनर्जी वापस लाते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कृषि, मिट्टी और पारिस्थितिक प्रभाव। क्वेश्चन 41, कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड यानी AgI। क्वेश्चन 42, किसानों का मित्र किस जीव को कहा जाता है? केंचुआ यानी अर्थवॉर्म। क्वेश्चन 43, अत्यधिक चारण या ओवरग्रेजिंग का क्या परिणाम होता है? मृदा अपरदन। क्वेश्चन 44, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? आंसर है जैव सांद्रण या बायोमैग्निफिकेशन। क्वेश्चन 45, नदी मुहानों या एस्चुरीज की प्रमुख लक्षण क्या हैं? ताजा एवं खारा जल और समृद्ध जैव विविधता। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि केचुआ मिट्टी को भुरभुरा बनाता है और जैव सांद्रण यानी बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है कि जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर जाते हैं, जहर या रसायन का असर बढ़ता जाता है। ये कॉन्सेप्ट सीधे एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में आते हैं। अब पढ़ते हैं जैव विविधता और संरक्षण रणनीतियां। क्वेश्चन 46, संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करना क्या कहलाता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण या ex situ कॉन्जर्वेशन। क्वेश्चन 47, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां यानी एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं जो केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती हैं? क्वेश्चन 48, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN। क्वेश्चन 49, प्राकृतिक आवास में ही जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? स्वस्थानीय संरक्षण या इन सिटू कॉन्जर्वेशन। क्वेश्चन 50, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली यानी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। सिंपल फंडा है, अगर जीव को उसके घर में ही बचाया जैसे नेशनल पार्क तो इन सिटू, अगर बाहर चिड़ियाघर में ले गए तो एक्स सिटू। IUCN की रेड डाटा बुक में ही विलुप्त हो रहे जीवों का रिकॉर्ड होता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। चलिए सहजीविता और जीवों के मध्य संबंध देखते हैं। क्वेश्चन 51, जब एक जीव लाभ लेता है और दूसरे को हानि नहीं होती तो वो क्या है? सहभोजिता यानी कमेंसलिज्म। क्वेश्चन 52, जब दोनों जीवों को एक दूसरे से पूर्ण लाभ होता है तो उसे क्या कहते हैं?
सहजीविता यानी म्यूचुअलिज्म, जैसे लाइकेन। क्वेश्चन 53, परजीविता या पैरासिटिज्म का स्पष्ट उदाहरण क्या है? अमरबेल या कस्क्यूटा? क्वेश्चन 54, माइकोराइजा किनके बीच का सहजीवी संबंध है? कवक और उच्च पौधों की जड़ें। क्वेश्चन 55, बगुला और भैंस के बीच कैसा संबंध देखा जाता है? सहजीविता। उदाहरण से समझिए। लाइकेन में शैवाल भोजन बनाता है और कवक आश्रय देता है। दोनों खुश। अमर बेल दूसरे पेड़ का खून चूसती है, मतलब पूरी तरह परजीवी है। बगुला भैंस के कीड़े खाता है। बगुले को खाना मिला, भैंस को कीड़ों से आजादी। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। हेडिंग है पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और गति की। क्वेश्चन 56, एक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? ऊर्जा का निरंतर प्रवाह। क्वेश्चन 57, किसी परितंत्र में तत्वों का लगातार चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन 58, मानव और पर्यावरण का संबंध एक कैसी संकल्पना है? धनात्मक या पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्वेश्चन 59, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम और मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन 60, किसी खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? सर्वोच्च मांसाहारी या एपेक्स प्रेडेटर? एकदम स्पष्ट है कि सूरज के बिना कुछ नहीं चलेगा। सूर्य की ऊर्जा ही पूरी पृथ्वी को चला रही है और इंसान का पर्यावरण से रिश्ता पॉजिटिव होना चाहिए, तभी विकास संभव है। अब पूरा ध्यान यहां लगाइए। ये हैं मोस्ट रिपीटेड PYQs। क्वेश्चन 61, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी? S.T. कॉलरिज ने। क्वेश्चन 62, बड़े बांधों के निर्माण से स्थानीय लोगों पर क्या सामाजिक प्रभाव पड़ता है? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट? क्वेश्चन 63, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग कितना है? 0.03%, जो वर्तमान में लगभग 0.04% है। क्वेश्चन 64, पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव या चट्टान, इनमें से कौन सा जैविक घटक नहीं है? चट्टान यानी रॉक। क्वेश्चन 65, मानव भूगोल प्राथमिक मानव पारिस्थितिकी है, यह कथन किसका है? H.H. बेरोज। नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे मुद्दे विस्थापन के कारण ही उठे थे। CO2 का परसेंटेज एकदम रट लीजिए, 0.03%, बहुत बार ऑप्शंस में दिखता है। चट्टान निर्जीव है, इसलिए वो अजैविक है। नेक्स्ट है कोर कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन 66, इकोसिस्टम की सबसे सटीक परिभाषा क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। क्वेश्चन 67, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता? सौरमंडल का। क्वेश्चन 68, पर्यावरण बचाने के लिए 3R सिद्धांत क्या है? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। क्वेश्चन 69, खाद्य श्रृंखला में किसी भी स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होता है? 10%। क्वेश्चन 70, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? भू-आकृतिक, जलवायवीय और जैविक कारक। एक्सप्लेनेशन सुनिए। पर्यावरण में हम सिर्फ अपनी पृथ्वी के वायुमंडल, जलमंडल आदि की बात करते हैं, पूरे सौरमंडल की नहीं। 3R का नियम 1992 से बहुत पॉपुलर हुआ और 10% रूल तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन 71, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन 72, कौन सा पोषक चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है? कार्बन चक्र। क्वेश्चन 73, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया। क्वेश्चन 74, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। क्वेश्चन 75, पर्यावरण में ऊर्जा का पुनर्चक्रण क्यों नहीं होता? क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। सिंपल सी बात है, तत्व गोल गोल घूमते हैं, लेकिन ऊर्जा एक बार चली गई तो वापस नहीं आती। राइजोबियम जैसे जीवाणु हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर आती है। यह पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हेडिंग, वनस्पति, जीव और संरक्षण। क्वेश्चन 76, वनोन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या है? मृदा अपरदन में वृद्धि। क्वेश्चन 77, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? संकटग्रस्त पौधों और जंतुओं का। क्वेश्चन 78, कौन सा जैव ईंधन पारिस्थितिकी के अनुकूल है? जेट्रोफा और मक्का। क्वेश्चन 79, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972 में। क्वेश्चन 80, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में हुई? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। ये सारे फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं
स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद ही 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाना शुरू हुआ। दोस्तों, हमारे 80 सवाल पूरे हो गए हैं, बस थोड़ा सा और। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखते हैं प्रदूषण और मानवीय प्रभाव। क्वेश्चन 81, पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? बढ़ती जनसंख्या। क्वेश्चन 82, प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों माना जाता है? क्योंकि यह गैर अपघटनीय या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्वेश्चन 83, अम्लीय वर्षा से इमारतों को होने वाले नुकसान को क्या कहते हैं? स्टोन कैंसर। क्वेश्चन 84, थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? फ्लाई ऐश। क्वेश्चन 85, ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS। जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधनों की कमी होगी ही। स्टोन कैंसर का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा ताजमहल है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैसों के कारण पीला पड़ रहा है। CFCs मुख्य रूप से फ्रिज और AC से निकलती हैं, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हेडिंग है खाद्य जाल और पारिस्थितिकीय भूमिकाएं। क्वेश्चन 86, कई खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में उलझने से क्या बनता है? खाद्य जाल यानी फूड वेब। क्वेश्चन 87, पर्यावरण का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? गिद्ध और कौवा। क्वेश्चन 88, खाद्य पिरामिड में सबसे निचला स्तर किसका होता है? उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स का। क्वेश्चन 89, यदि उत्पादक स्तर पर 1000 जूल ऊर्जा है तो तृतीयक उपभोक्ता को कितनी मिलेगी? 1 जूल। क्वेश्चन 90, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए सीधे पौधों पर निर्भर रहते हैं, वे हैं प्रथम चरण के उपभोक्ता। फूड वेब प्रकृति में भोजन के विभिन्न विकल्पों को दर्शाता है। 1000 जूल वाला मैथ फिर से समझें। 1000 से 100, 100 से 10 और 10 से 1 जूल। लिंडमैन का नियम कभी फेल नहीं होता। चलिए बायोम और अनुकूलन देखते हैं। क्वेश्चन 91, किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता सबसे कम होती है? मरुस्थल और टुंड्रा। क्वेश्चन 92, कंटीली झाड़ियां और गहरे जड़ वाले पौधे कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थलीय बायोम में। क्वेश्चन 93, भारत में शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। क्वेश्चन 94, मैंग्रोव वनस्पति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तटीय और दलदली क्षेत्रों में। क्वेश्चन 95, लाइकेन किसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं? वायु प्रदूषण, विशेषकर SO2। मरुस्थल में पानी नहीं होता, इसलिए पौधों की जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहराई तक जाती हैं। केरल की शांत घाटी अपनी उच्च जैव विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध है और लाइकेन वायु प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक हैं। जहां प्रदूषण होगा वहां लाइकेन नष्ट हो जाएंगे। हमारे आखिरी 5 सवाल, महत्वपूर्ण पर्यावरण तथ्य। आराम से सुनिए। क्वेश्चन 96, पर्यावरण शिक्षा में EIA का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन। क्वेश्चन 97, गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अर्नीस नीस ने। क्वेश्चन 98, पारिस्थितिकी निकेत या इकोलॉजिकल नीश क्या है? जीव की कार्यात्मक भूमिका। क्वेश्चन 99, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन 100, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य संबंध किससे है? ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से। जिम कॉर्बेट 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में बना था। इकोलॉजिकल निकेत का मतलब है कि एक जीव प्रकृति में क्या खाता है और कैसे रहता है। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। और अब बारी है आज के पॉप क्विज की। ये 3 सवाल आपके सामने हैं। नंबर 1, डीप इकोलॉजी शब्द किसने दिया? नंबर 2, 1972 के किस सम्मेलन से विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई? और नंबर 3, 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया? इनके जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में तुरंत चाहिए। याद रखिए, सिलेक्शन उसी का होगा जो रोज रिवीजन करेगा। अगर ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ। रिवाइज करते रहिए। टेक केयर। आज हम चलो अब स्टार्ट करते हैं सेट 2 हमारा प्रदेश टॉपिक से पूछे गए टॉप 100 प्रश्न रामबाण साबित होगी आपके लिए। क्लास को कंप्लीट देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आ रहा है, ध्यान से देखना। तो क्लास शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हरियाणा के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? आंसर है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इससे बिल्कुल रट लीजिए क्योंकि ये CTET 2024 का सबसे ज्यादा रिपीटेड PYQ है। बार बार आता है ये एग्जाम में।
अगला सवाल, हरियाली देवी पवित्र उपवन कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में। सिंपल सा फैक्ट है कि ये 1400 मीटर की ऊंचाई पर जसोली गांव में बसा है। चलिए तीसरे सवाल पर, भारत के जल पुरुष यानी वाटरमैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई है? ये हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह। इन्होंने ही अलवर, राजस्थान में तरुण भारत संघ की स्थापना की थी, जो जल संरक्षण में बहुत बड़ा नाम है। क्वेश्चन नंबर 4, पक्षियों की बात करें तो मोनाल उत्तराखंड के अलावा और कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? आंसर है नेपाल का। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इसका दूसरा नाम डाम्फे दे देते हैं, तो दोनों नाम याद रखिएगा। 5वां सवाल, राजस्थान के राजकीय प्रतीक क्या हैं? तो सुनिए, राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, पक्षी है गोडावण और पशु है चिंकारा। यहाँ गोडावण को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, जो एक लुप्तप्राय यानी इनडेंजर्ड बर्ड है। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, स्पीड बनाए रखिएगा। 6वां सवाल, फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? ये चमोली, उत्तराखंड में है। 1982 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। पर्यावरण के सेक्शन में ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। 7वां, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ओडिशा। हाथियों और बाघों के कंजर्वेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां सवाल, अपना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है, जो यूपी का सबसे बड़ा और सबसे रिच बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है। 9वां सवाल थोड़ा पॉलिटी से है। राजस्थान में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 25 है। रीट परीक्षा का सीधा PYQ है, ये तुरंत दिमाग में बैठा लीजिए। और 10वां सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? टोटल 100 सदस्य हैं। संविधान के आर्टिकल 169 के अंडर विधान परिषद का गठन होता है, तो ये फैक्ट भी साथ में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इत्र उद्योग के लिए कौन सा शहर फेमस है? तो भाई कन्नौज का नाम सबसे ऊपर आता है। इसे इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर भी कहते हैं। 12वां सवाल, राजस्थान के मेहरानगढ़ दुर्ग को किस और नाम से जाना जाता है? आंसर है चिड़िया टूंक। ये जोधपुर में है और राव जोधा ने इसे बनवाया था। 13वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सीमाओं को लेकर। राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम जिलों के साथ सीमा साझा करता है? उत्तर है पाली, जो पूरे 8 जिलों को टच करता है। इसके बाद नागौर 7 जिलों के साथ दूसरे नंबर पर है। 14वां, यूपी के भूगोल से क्या मिर्जापुर जिला बुंदेलखंड पठार का भाग है? आंसर है नहीं। जालौन, झांसी और ललितपुर बुंदेलखंड के मुख्य भाग हैं, मिर्जापुर नहीं। 15वां सवाल, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? सही जवाब है बिजनौर जिले से। हम सब जानते हैं कि उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, लेकिन यूपी में एंट्री बिजनौर से होती है। ये एग्जाम रेलेवेंस के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। अब आते हैं यूपी के स्टेट सिंबल्स पर, जो हर स्टेट एग्जाम का बेस होते हैं। क्वेश्चन 16, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रेन, जो दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। 17वां, राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा, जो दुधवा नेशनल पार्क में बहुत मिलता है। 18वां सवाल, राजकीय वृक्ष क्या है? ये है अशोक, जिसे पर्यावरण की शुद्धता का प्रतीक मानते हैं। 19वां, राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश या टेसू। एग्जाम में से जंगल की आग भी लिखकर पूछ लेते हैं, तो ये फैक्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। और 20वां सवाल, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का संबंध भी यूपी के प्रयागराज से था। इस कनेक्शन से इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 21 पर ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? कथक। ये पूरे उत्तर भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। 22वां सवाल, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या क्या शामिल है? तो एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष है। यह अवध के मुस्लिम शासन और राम राज्य का एक कंबाइंड सिंबल है। 23वां, वर्तमान में यूपी में कितने मंडल और जिले हैं? याद रखिए 18 मंडल और 75 जिले हैं। इतने बड़े स्टेट का प्रशासन चलाने के लिए यह डिवीजन किया गया है। 24वां सवाल, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही इसका नामकरण उत्तर प्रदेश हुआ था। 25वां, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यूपी का कौन सा जिला सबसे ज्यादा प्रदेशों को स्पर्श करता है? उत्तर है सोनभद्र। यह अकेले 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बॉर्डर को टच करता है। इसे तो स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन 26, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, और यही राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जैसा हमने पहले देखा। 27वां सवाल, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, जिसे ऐतिहासिक रूप से नवाबों का शहर कहा जाता है।
28वां, यूपी की राजकीय भाषाएं कौन सी हैं और कब अपनाई गईं? पहली भाषा हिंदी है जिसे 1947 में अपनाया गया और दूसरी राजभाषा उर्दू है जिसे 1989 में दर्जा मिला। यह 1989 वाला साल बहुत बार पूछा गया है। 29वां सवाल, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है? ये द्विसदनात्मक यानी बाइकैमरल है। यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन हैं। और 30वां सवाल, विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? कुल 403 सीटें हैं, जो पहले 403 निर्वाचित और एक एंग्लो इंडियन हुआ करती थीं। पेस बनाए रखिए क्लास। क्वेश्चन 31, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? पूरे 80, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। 32वां, राज्यसभा सीटों की संख्या, यहाँ भी यूपी टॉप पर है, कुल 31 सीटें। 33वां सवाल, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कहाँ है? ये प्रयागराज में है और इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। ये एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, इसलिए बार बार एग्जाम्स में टकराता है। 34वां क्वेश्चन, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इन्हें 1957 में भारत रत्न भी मिला था। और 35वां सवाल, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये सिर्फ यूपी की ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम थी। बहुत प्राउड फैक्ट है ये। लीडर्स वाले सेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। 36वां सवाल, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 37वां, वर्तमान में यूपी की राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन मफादभाई पटेल। 38वां सवाल, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, जिनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। 39वां, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना। राज्य विधानसभा का सारा संचालन यही देखते हैं। और 40वां सवाल, जो कि एक इंपॉर्टेंट PYQ है, यूपी के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्य किया? आंसर है राजेश बिंदल। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करते हैं। प्रशासनिक ढांचे में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायत का सिस्टम इन्होंने ही बनाया था। 42वां, वर्तमान में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? विमला बाथम। ये आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। 43वां सवाल, कला से प्रयाग संगीत समिति कहाँ है? नाम में ही प्रयाग है तो प्रयागराज में। ये भारत के सबसे पुराने संगीत संस्थानों में से है। 44वां, कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ है? ये लखनऊ में है, विजुअल आर्ट्स की बहुत पुरानी संस्था। और 45वां, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? ये भी लखनऊ में ही है, जो कथक डांस के कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा है। भाषाओं के विकास की बात करते हैं। क्वेश्चन 46 और 47, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और संस्कृत संस्थान कहाँ स्थित है? ये दोनों ही लखनऊ में हैं और प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार यहीं से दिए जाते हैं। 48वां सवाल, हिंदी साहित्य सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? ये प्रयागराज में है। 1910 में मदन मोहन मालवीय जी ने इसे स्थापित किया था। 49वां, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ है? आगरा में। यहाँ हिंदी का पूरा इतिहास सुरक्षित है। और 50वां सवाल, राज्य हिंदी संस्थान और भोजपुरी भवन कहाँ है? ये दोनों वाराणसी में है। तो क्लास, हमने अपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आधा सफर तय हो गया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना रुके आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 2011 की जनगणना के बहुत ही खास आंकड़ों पर। क्वेश्चन 51, सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन प्रयागराज की है और सबसे कम महोबा की। 52वां, साक्षरता यानी लिटरेसी में कौन टॉप पर है? गौतम बुद्ध नगर सबसे आगे है और श्रावस्ती सबसे पीछे। 53वां सवाल, लिंगानुपात या सेक्स रेशियो के मामले में सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का है, जहां 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर का है। 54वां क्वेश्चन, कजरी लोकगीत कहाँ गाया जाता है? ये मुख्य रूप से मिर्जापुर का है, जो वर्षा ऋतु में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। और 55वां सवाल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। इन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर 1916 में इसे बनाया था। क्वेश्चन 56, दुग्ध उत्पादन के लिए राज्य के बेस्ट डेयरी किसानों को कौन सा पुरस्कार मिलता है? गोकुल पुरस्कार। ये व्हाइट रेवोल्यूशन को बढ़ावा देता है। 57वां सवाल, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी या जुडिशियल कैपिटल कौन सी है? प्रयागराज, क्योंकि हाईकोर्ट यही है। 58वां, औद्योगिक राजधानी या इंडस्ट्रियल कैपिटल किसे कहते हैं? कानपुर को, अपने चमड़े और कपड़े के उद्योग के लिए। 59वां सवाल, संगम नगरी
कुंभ नगरी या ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? प्रयागराज को, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। और 60वां सवाल, आंवला नगरी या आंवला सिटी के नाम से कौन सा जिला फेमस है? प्रतापगढ़। यहाँ देश का सबसे ज्यादा आंवला उगाया जाता है। मैचिंग वाले सवालों में ये निकनेम बहुत काम आएंगे। क्वेश्चन 61, आमों का नगर या मैंगो सिटी किसे कहते हैं? मलिहाबाद लखनऊ को। यहाँ का दशहरी आम पूरी दुनिया में जाता है। 62वां, चर्मनगर, उद्योग नगर और पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। ये सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। 63वां सवाल, रामनगर, राम जन्मभूमि और रामचरित मानस जन्मभूमि? बिल्कुल सही, अयोध्या, जो सरयू नदी के तट पर है। 64वां, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 तीर्थों का स्थान किसे माना गया है? नैविषारण्य को, जो सीतापुर में है। और 65वां सवाल, काशी की बहन किसे कहा जाता है? गाजीपुर को। यहीं पर लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भी बना हुआ है। निकनेम्स की लिस्ट में और आगे चलते हैं। क्वेश्चन 66, उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा किसे कहते हैं? चंदौली को, चावल की वजह से। 67वां, ताज नगरी या पेठा नगरी? ये तो सब जानते हैं, आगरा। पंछी पेठा यहीं का फेमस है। 68वां सवाल, शिराज हिंद यानी पूर्व का शिराज किसे कहा जाता था? जौनपुर को। शर्की वंश के टाइम पे ये एजुकेशन का बहुत बड़ा हब था। 69वां, विश्वासनाथ नगरी, शिवनगरी और घाटों का नगर, वाराणसी, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक। और 70वां क्वेश्चन, लड्डू नगरी के नाम से क्या फेमस है? संडीला। ये हरदोई जिले में है और यहाँ के लड्डू अपने टेस्ट के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन 71, प्रशासन में नगर निगमों यानी मेयर्स की कुल संख्या कितनी है? 17 है। और 17वां नगर निगम शाहजहांपुर बना था। इसे करंट अफेयर से जोड़कर याद रखें। 72वां सवाल, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? वर्ष 2013 में। 73वां क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? आंसर है थारू जनजाति। ये अपने पूर्वजों को याद करने के लिए ऐसा करते हैं। 74वां, यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? गौंड समूह। और 75वां सवाल, जलवायु के दृष्टिकोण से यूपी को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? कुल 9 क्षेत्रों में बांटा गया है, मिट्टी और तापमान के आधार पर। पर्यावरण पर वापस आते हैं। क्वेश्चन 76, यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोशी पक्षी विहार, जो कन्नौज में 1988 में बना था। 77वां सवाल, बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर में। इसे रामसर साइट का दर्जा भी मिला है। 78वां, उत्तर प्रदेश में कुल आर्द्र भूमि स्थल यानी रामसर साइट्स कितने हैं? कुल 10 हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स को ही रामसर साइट कहते हैं। 79वां सवाल, राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो चंदौली में 1957 में स्थापित हुआ। और 80वां सवाल, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ है? ललितपुर में, जहां काले मृग और नीलगाय बहुतायत में हैं। क्वेश्चन 81, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार कहाँ फैला है? आगरा और इटावा में। यहाँ घड़ियाल और गांगे डॉल्फिन का कंजर्वेशन होता है। 82वां, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? महाराजगंज में, नेपाल सीमा के पास। 83वां सवाल, गंगा नदी में कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है? रामनगर, वाराणसी में। 84वां, उन्नाव के नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। और 85वां सवाल, यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में कुंभ मेले को कब जोड़ा गया? वर्ष 2017 में। जैसे 1982 में फूलों की घाटी को जोड़ा गया था, वैसे ही 2017 में कुंभ मेले को। एग्जाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन 86, आर्ट एंड कल्चर से तबला और सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को, जिन्हें तूतिए हिंद भी कहते थे। 87वां, ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन किसने किया? स्वामी हरिदास ने। महान तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। 88वां सवाल, आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता किसे माना जाता है? उस्ताद फैयाज खां को। ये आगरा घराने से थे। 89वां, अवध क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? सोहर, संस्कार गीत, नटका और कव्वाली। और 90वां सवाल, ब्रज क्षेत्र के लोकगीत कौन से हैं? झूला, होरी, फाग और रसिया, जो मुख्य रूप से होली और सावन में गाए जाते हैं। क्लास, आखिरी 10 प्रश्न बचे हैं। पूरा फोकस स्क्रीन पर। क्वेश्चन 91, बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत क्या हैं? हरदौल, पवारा, ईसुरी फाग और वीर रस से भरा आल्हा गायन।
92वां सवाल, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ये यूपी में 1450 किलोमीटर का सफर तय करती है और 28 जिलों से बहती है। 93वां, बीहड़ या रिवीन्स बनाने वाली कुख्यात नदी कौन सी है? चंबल। इसके बीहड़ डकैतों की शरण स्थली रहे हैं। 94वां, गंगा का सबसे ज्यादा प्रदूषित हिस्सा कहां से कहां तक है? कन्नौज से वाराणसी के बीच, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। और 95वां सवाल, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र, प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों में। अब इस मैराथन के अंतिम 5 सवाल। क्वेश्चन 96, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? भदोही यानी संत रविदास नगर। 97वां सवाल, गंगा में BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ मिलती है? कानपुर से प्रयागराज के बीच। 98वां, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? 1987-88 में। वैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। 99वां सवाल, किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ यूपी में कब और कहां हुआ? 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से। और हमारा 100वां प्रश्न, कुपोषण से मुक्ति के लिए शबरी संकल्प पोषण योजना कब शुरू हुई? 23 अक्टूबर 2017 को। ये डेट्स अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो क्लास, ये थे आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब समय है एक छोटे से टेस्ट का। स्क्रीन पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट्स में इनके आंसर टाइप करें। देखते हैं किसका रिवीजन सबसे मजबूत है। अगर ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ। रिवाइज करते रहिए। टेक केयर। सोचिए, अगर ये 100 प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं तो पूरा सिलेबस कितनी गहराई मांगता होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं।